Hey everyone, this is just a general announcement about the CSAT कोर्स जो कि लॉन्च हो रहा है 1 मार्च से। कोर्स जो है वो 70% डिस्काउंट में चलेगा 1 तक। उसके बाद इट विल बी रिस्टोर टू द नॉर्मल प्राइस। सो हरी अप, रजिस्टर फॉर द कोर्स। For more details, you can WhatsApp us on this number 7724886251. In this course, we would be covering quantitative aptitude, reasoning, data interpretation, linear arrangements, and everything that you can think of. We'll solve a lot of questions, and with this course, you are getting a complimentary course on CSAT with PYQs जो हमने last year launch किया था, जिसमें हमने बच्चों को PYQs के थ्रू सिखाया था कि आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड जो भी लोगों ने इस कोर्स को किया था, ऑलमोस्ट एवरीबडी कुड do 50+ questions right in this course. So please go and register for the course. You can download the course schedule from this link. The link is in the description. You can watch the demo lectures of the last year course, and also if you want to enroll for the course, you can go on this link which is also in the description. And after watching the full course, if you want a refund, that you think that it was not valuable, we'll refund you back. No questions asked, because we believe that whatever we are delivering is quite a worth of value. So please go and register for the course. You can read the student feedback जो लास्ट ईयर लोगों ने लिया था उनके, by pausing this slide, or you can go on to the www.thelaymanway.com and you can go into the paid courses section and read these reviews. So that's it. Thank you so much. Hey everyone, welcome back to the Layman Way. तो चलिए जल्दी से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम यूनियन बजट के हाइलाइट्स को डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो रिकमेंड द लेक्चर टू योर फ्रेंड्स। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पार्ट ए डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में हम पार्ट बी डिस्कस करेंगे, राइट। तो पार्ट ए से अगर हम स्टार्ट करें तो इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, हमने देखा था पिछले लेक्चर में भी जब हम इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस कर रहे थे कि इट इज़ एस्टिमेटेड एट 9.2%, जो कि हाईएस्ट है सारी इकोनॉमीज़ में। 60 लाख नई जॉब्स क्रिएट होंगी, है ना, थ्रू प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। जो PLI स्कीम लॉन्च की है सरकार ने इतने सारे सेक्टर्स के लिए, उससे 60 लाख न्यू जॉब जनरेट होंगी 14 सेक्टर्स में। PLI स्कीम जो अभी लॉन्च हो रही है सबके लिए, उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि हम 30 लाख करोड़ का एडिशनल प्रोडक्शन उसके थ्रू कर सकते हैं। अब आपको पता है हम 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना, आज़ादी का अमृत महोत्सव जिसको बोल रहे हैं ना। अब इसके बाद हम अमृत काल में एंटर कर रहे हैं। अमृत काल मतलब जो 75 ईयर्स है, जो 100 साल जब हमको हो जाएंगे इंडिपेंडेंस से, तो ये जो गैप हमारे पास है 25 साल का, इसमें इंडिया को बहुत कुछ अचीव करना है। आपको मालूम है कि इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज़्यादा है ना। तो अगले जो 30 साल है हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे इंडिया अपने यूथ को स्किल करता है, हम कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ाते हैं, कितना स्टार्टअप्स इंडिया में आ रहे हैं, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज़ कितनी बन रही हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी, और इसी को फोकस करते हुए गवर्नमेंट ने 4 प्रायोरिटीज़ रखी हैं अगले 25 साल के लिए। क्या क्या है? PM गति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, मतलब जितने भी लोग हैं इंडिया में सबको इकोनॉमी के अंदर लाना है ना। प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज़, एनर्जी ट्रांजिशन करना है, क्लाइमेट चेंज पे मतलब क्लाइमेट एक्शंस लेने हैं जिससे हम क्लाइमेट चेंज को रोक पाएँ, है ना। हमको एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल बनाना है बेसिकली। उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो है, नए स्टार्टअप्स में हमको स्टार्टअप इकोसिस्टम बना रहा है, नए फाइनेंसिंग के सोर्सेज निकालने हैं ताकि इजी फाइनेंसिंग हो पाए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े। तो ये सब चीज़ें हमको करनी है। अब हम एक एक करके देखते हैं इन सबको। तो उसमें सबसे पहला है PM गति शक्ति। तो PM गति शक्ति सिमिलर टू जो लास्ट ईयर जो हमारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लॉन्च हुआ था ना, जिसमें गवर्नमेंट ने बोला था हम 111 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे मेजर सेक्टर में, जैसे एनर्जी हो गया, रोड हो गया, हाईवेज़ हो गया, है ना, ये सब सेक्टर्स में, हेल्थ हो गया। तो अब इसमें 7 सेक्टर्स का PM सिमिलर स्कीम है PM गति शक्ति भी। ये सेम बोल रहा है कि 7 इंजन्स मतलब 7 सेक्टर्स हम आइडेंटिफाई किए हैं इन्होंने। कौन कौन से? रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स जो वो मतलब जो सी पोर्ट्स होते हैं वो, है ना, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इन पे फोकस करके हम इन पे इन्वेस्टमेंट करके इनको हम डेवलप करेंगे। उसके लिए एक नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया। द स्कोप ऑफ PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान will encompass these 7 engines, है ना, for economic transformation, seamless multimodal connectivity and logistics efficiency, है ना। तो हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारे लॉजिस्टिक्स जो है वो एफिशिएंट बने, है ना। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मतलब एक
जगह से काफ़ी टाइप की कनेक्टिविटी हो, जैसे एयर ट्रांसपोर्ट भी हो, है ना, रेल ट्रांसपोर्ट भी हो, अब कोस्टल एरिया है तो वहाँ पे सी ट्रांसपोर्ट भी हो, तो ये सब की मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हम इंश्योर करेंगे, है ना। द प्रोजेक्ट्स पर्टेनिंग टू दिस 7 इंजन्स इन द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन विल बी अलाइन टू विद पीएम गति शक्ति। तो जो भी NIP में जो सेक्टर्स थे उनको हम इससे अलाइन करेंगे। उसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो नेशनल हाईवेज़ का जो नेटवर्क है उसको हम एक्सपैंड करेंगे टू 25,000 किलोमीटर इन 22-23। इसके लिए 20,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स बनेंगे। तो मल्टी मॉडल मैंने आपको बताया क्या होता है। लॉजिस्टिक पार्क मतलब जहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग होती है ना, लोडिंग अनलोडिंग मतलब फ्राइट के सारे ऑपरेशंस वहाँ पे मतलब कैरी आउट होंगे। तो ये लगभग मल्टी मॉडल ऐसा होता है कि 100 करोड़ के आसपास की ज़मीन, 100 एकड़ के आसपास की ये ज़मीन होती है और वहाँ पे पूरा एक पार्क बनता है जिसमें सारे ऑपरेशंस होते हैं, लोडिंग अनलोडिंग फ्राइट से रिलेटेड जितने ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस होते हैं वो सारे होते हैं और सारे जगह से इसकी कनेक्टिविटी होती है। उसके बाद इसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम काम करेंगे ताकि इन जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स हैं उनको हम 4 लोकेशंस पे सेटअप कर पाएँ। उसके बाद रेलवे की बात करते हैं तो 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट कंसेप्ट को हम लाएंगे, मतलब एक स्टेशन से एक प्रोडक्ट को हम, जैसे फ्राइट वाला होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कोयला जाता रहता है ना एक जगह से दूसरे जगह तक, तो अब इसमें जो भी एक स्टेशन होगा ना वहाँ से एक प्रोडक्ट जाएगा जो उस पर्टिकुलर एरिया का स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट होगा, तो वो वैसा हम करेंगे और उससे वहाँ उस स्टेशन से बस वही प्रोडक्ट वहाँ से लोड होगा और मतलब स्पेशलाइजेशन होता है ना, जैसे नीश में स्पेशलाइजेशन, तो वैसे ही एक पर्टिकुलर स्टेशन का एक प्रोडक्ट होगा जहाँ से ट्रेन उसको वहाँ वही प्रोडक्ट वही स्टेशन से लेके कहीं और लेके जाएगी, ताकि हम लोकल बिजनेसेस और सप्लाई चेन को एफिशिएंट बना पाएँ। 2000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क बनेगा अंडर कवच, इसको हम कवच के अंदर लाएंगे, जो कि जिसमें बेसिकली हम रेलवे नेटवर्क को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे, उनमें वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी लाएंगे, उनकी कैपेसिटी ऑगमेंटेशन करेंगे। तो ये बस बोला गया इसमें। 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन, तो वंदे भारत जो ट्रेन 18 के नाम से चलती है ना, उस ऐसी 400 और हम नई ट्रेन को जनरेट करेंगे इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। उसके बाद 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स को सेटअप किया जाएगा फॉर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स अगले 3 साल में। पर्वतमाला की बात करें तो पर्वतमाला क्या होता है, पर्वत है, पर्वत में हमको माला पहनानी है, पर्वत में माला पहनानी है, तो मतलब इस टाइप से। तो अगर आपको इस पहाड़ से इस पहाड़ तक जाना है तो आप क्या यूज़ करोगे, रोपवे यूज़ करोगे ना, यही रोपवे है, तभी तो हम माला पहना पाएंगे पर्वत को। तो इसी टाइप से है ये बेसिकली कि हम क्या करेंगे, हम जो पर्वत हैं उनमें हम ये रोपवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। तो नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा जिसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में ऑपरेट करेंगे और इसके लिए 8 रोपवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देंगे और 60 किलोमीटर ऑफ लेंथ ऑफ दीज रोपवेज को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके बाद इंक्लूसिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला आता है एग्रीकल्चर में हम 2.37 लाख करोड़ का डायरेक्ट पेमेंट करेंगे 1.63 करोड़ फार्मर्स को, ताकि वो मतलब ये इतना पैसा इनको देंगे किसके लिए, इनसे वीट और पैडी मतलब वीट और राइस लेने के लिए। तो वीट और पैडी का प्रोक्योरमेंट करने के लिए 2.37 लाख करोड़ दिया जाएगा एज अ डायरेक्ट पेमेंट टू फार्मर्स। उसके बाद केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम प्रमोट करेंगे। तो इसमें ये है इनिशियल फोकस रहेगा जो गंगा के अलॉन्ग जो फार्म लैंड्स हैं उन पे पहले फोकस रहेगा, उसके बाद हम बाद में बाकी जगहों पे भी फोकस करेंगे। उसके बाद एक फ़ंड इस्टेब्लिश किया जाएगा नाबार्ड के द्वारा जिसमें ब्लेंडेड कैपिटल होगी और उससे हम स्टार्टअप्स को फाइनेंस करेंगे जो एग्रीकल्चर और रूरल एंटरप्राइज में काम करेंगे। तो ब्लेंडेड कैपिटल क्या होता है, इसमें एक वर्ड आया ब्लेंडेड कैपिटल। व्हाट इज़ ब्लेंडेड कैपिटल? तो ब्लेंडेड कैपिटल, ब्लेंड क्या होता है, कभी आप चीज़ ब्लेंड करते हो, ब्लेंड मतलब खूब सारी चीज़ों को मिक्स करते हो और फिर ऐसे खूब सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करो तो हम यही बोलते हैं ना ब्लेंड हो गया, ब्लेंडिंग हो गई है। जैसे मिक्सी में आप जैसे मिक्सर होता है ना, मिक्सर में आप जैसे मान लो मैंगो डाल दो, दूध डाल दो, है ना, फिर चीनी डाल दो और फिर इसका मैंगो शेक बना दो। तो आपने क्या किया, इन सारे कंपोनेंट्स को आपने ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड मतलब मिक्स कर दिया मतलब मिला के। तो वैसे ही ये जो फाइनेंस है, ये जो फंड है, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, बहुत सारे सोर्सेज से आएगा। जैसे गवर्नमेंट देगी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से आएगा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट करेंगे, बैंक से लोन आ सकता है, नाबार्ड का खुद का फंड हो सकता है। तो इतने सारे फंड आएंगे तो ये एक ब्लेंडेड कैपिटल बन जाएगा जिससे हम ये फाइनेंस करेंगे इन स्टार्टअप्स को। किसान ड्रोन्स को मंजूरी दी गई है, मतलब देंगे हम किसान ड्रोन्स को मंजूरी जिससे लैंड रिकॉर्ड्स का, अरे कहाँ से आ गया, लैंड हटाओ भाई इसको, लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन हो पाए, है ना, जिससे लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन हो पाए और इंसेक्टिसाइड्स और न्यूट्रिएंट्स को हम स्प्रे कर पाएँ। तो ये बेसिकली जो पीछे हमने ड्रोन देखा ना, ये
इसके थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है यहाँ पे हम एक बास्केट लगा देंगे, ऐसे स्प्रेयर लगा देंगे और उससे हम क्रॉप्स पे इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करेंगे, है ना। तो ये है किसान ड्रोन्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, केन बेतवा प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो 1400 करोड़ का आउटले दिया गया है इसके इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए, मतलब इन दोनों को लिंक किया जाएगा। अब आपको मेरे को कमेंट करके बताना है कि ये दोनों रिवर कहाँ से फ्लो करती हैं, कौन सा स्टेट है जहाँ से ये दोनों रिवर फ्लो करती हैं, और कहाँ ये जो लिंकिंग प्रोजेक्ट है इसमें किससे पानी लेके हम किसको दे रहे हैं, केन से लेके बेतवा को दे रहे हैं कि बेतवा से लेके केन को दे रहे हैं, ये भी मेरे को बताना। 9.08 लाख हेक्टेयर्स ऑफ फार्म लैंड्स टू रिसीव इरीगेशन बेनिफिट्स बाय केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। तो इतने लाख हेक्टेयर्स लैंड को बेसिकली इरीगेशन बेनिफिट मिलेगा अगर इसकी इंटरलिंकिंग हो गई। उसके बाद MSME की बात करें तो उद्यम, ई श्रम, नेशनल करियर सर्विस और असीम पोर्टल जो है इनको हम इंटरलिंक करेंगे। असीम पोर्टल इज़ बेसिकली जिसमें एम्प्लॉयर और जो एम्प्लॉयमेंट सीख कर रहा है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, उसको हम कनेक्ट करते हैं, वो दैट इज़ असीम पोर्टल। नेशनल करियर सर्विस आपको मालूम है, उसमें हम करियर से रिलेटेड चीज़ें देते हैं और इसमें भी जॉब्स बहुत पोस्ट होती हैं। और ई श्रम लेबर के लिए है, उद्यम MSME रजिस्ट्रेशंस के लिए है। 130 लाख MSMEs प्रोवाइडेड एडिशनल क्रेडिट अंडर ECLGC, जो ये है ना इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम, जिसमें हम क्रेडिट को गारंटी करते हैं। जो बैंक्स MSMEs को जो बैंक क्रेडिट देते हैं ना, उनका इंश्योरेंस होता है बेसिकली इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम, उसमें इस जो फंड है इसको इंश्योर किया जाता है, तो इसकी वजह से इनको एडिशनल क्रेडिट मिल पाता है ना। ECLGS टू बी एक्सटेंडेड अप टू 2023, तो इसको 2023 तक अब एक्सटेंड कर दिया गया, मार्च तक। गारंटी कवर को भी इन्हांस किया गया, कितना किया गया, 50,000 करोड़ से इसको बढ़ा के किया गया, मतलब 50,000 करोड़ और बढ़ा दिया गया, और टोटल कवर कितना हो गया, 5 लाख करोड़ का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब MSMEs पे फोकस हो रहा है ताकि वो और बड़े इकॉनमिक एक्टिविटी का रिवाइवल हो, तो इस स्कीम को बढ़ा के अब 5 लाख करोड़ का इसमें एलोकेशन कर दिया गया। 2 लाख करोड़ एडिशनल क्रेडिट मिलेगा MSMEs को इसी किस स्कीम के अंदर, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसके अंदर 2 लाख करोड़ का एडिशनल फंड MSME को क्रेडिट मिलेगा। रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम विद आउटले ऑफ 6,000 करोड़ टू बी रोल्ड आउट। अब हम MSME परफॉर्मेंस को एक्सीलरेट करेंगे और इसके लिए इस स्कीम के लिए कितना एलोकेशन दिया गया, 6,000 करोड़ का। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, जिसको देश तक ई पोर्टल बोलते हैं, इसको लॉन्च किया जाएगा, जिससे हम सिटीजन्स को स्किल करेंगे, उनको रीस्किल करेंगे। कोई स्किल अगर छूट गया हो तो उसको, जो कोई स्किल अगर वो भूल गए हो तो उसको दोबारा स्किल करेंगे और अप स्किल करेंगे, जहाँ पे हैं उससे एक लेवल और करेंगे थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग। इसके बाद स्टार्टअप्स को हम प्रमोट करेंगे ताकि वो ड्रोन एज अ सर्विस प्रोवाइड कर पाएँ। जैसे मान लो मेडिसिन की डिलीवरी में ड्रोन यूज़ हो रहा है, या फिर अभी पीछे ही देखा हमने उसमें एग्रीकल्चर में ये क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए ड्रोन यूज़ हो रहा है। तो इन सब में हम स्टार्टअप्स को हम फैसिलिटेट करेंगे कि वो ये सर्विस प्रोवाइड करें। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो 1 क्लास 1 टीवी चैनल जो है, तो आपको पता होगा कि 1 से जो DTH चैनल्स होते हैं, DTH में 12 चैनल ऐसे होते हैं जो क्लास 1 से लेकर 12 तक 12 चैनल ऐसे हैं जो जिसपे 1 से 12 तक की क्लासेस आती हैं। मतलब एक चैनल डेडिकेटेड है क्लास 1 के लिए, दूसरा चैनल डेडिकेटेड है क्लास 2 के लिए, ताकि एजुकेशन को हम बढ़ा पाएँ। अब ये जो 12 चैनल्स हैं इसको बढ़ा के 200 चैनल करने की बात की गई है इस वाले बजट में। और भी कुछ बातें की गई हैं इंपॉर्टेंट, ताकि जो ऑनलाइन जो एजुकेशन इतनी सफ़र हो रही है उसको इम्प्रूव किया जा सके। वर्चुअल लैब्स और स्किलिंग ई लैब्स को सेटअप करेंगे ताकि क्रिटिकल थिंकिंग को स्टिमुलेट किया जा सके, लर्निंग एनवायरनमेंट को बेटर किया जा सके। उसके बाद हाई क्वालिटी ई कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, QR कोड होगा जिसको आप स्कैन करके बुक्स को डाउनलोड कर पाओगे सारी क्लासेस की। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। डिजिटल टीचर्स होंगे आपको हेल्प करने के लिए। डिजिटल यूनिवर्सिटी हम सेटअप करेंगे जिसमें हम वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे और पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस को इस्टेब्लिश करेंगे। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक दिक्कत है, पता क्या, ऑनलाइन और ऑफलाइन में बस यही दिक्कत है कि एक लर्निंग एक्सपीरियंस का जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है, सोशल एक कनेक्शन नहीं बन पाता है टीचर और किसके बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में। तो जब कनेक्शन नहीं बन पाता ना तो लर्निंग थोड़ी सफ़र करती है, समझ रहे हो। उसके बाद अगर हम हेल्थ की बात करें तो एक ओपन प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा, नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, ये एक ओपन प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा। इसके अलावा क्या लॉन्च होगा, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें हम मेंटल हेल्थ पे फोकस करेंगे, उसमें हम काउंसलिंग सर्विसेज और केयर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद 23 मेंटल हेल्थ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को सेटअप किया जाएगा अंडर निम्हांस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
इसका फुल फॉर्म बता दो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड अवेयरनेस, ऐसा कुछ है ना। इसका एक बार फुल फॉर्म देख के मेरे को बताना कमेंट में कि इसका फुल फॉर्म क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजिकल सर्विसेज, ऐसा कुछ है शायद। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंगलोर जो है उसको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। उसके बाद सक्षम आंगनवाड़ी की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेटेड बेनिफिट्स मिलेंगे वुमेन और चिल्ड्रन दोनों को थ्रू मिशन शक्ति, पोषण अभियान, मिशन वत्सला, सक्षम आंगनवाड़ी। तो इन सब तरीक़ों से जो वुमेन और चिल्ड्रन हैं उनको बेसिकली क्या मिलेगा, उनको सपोर्ट मिलेगा। 2 लाख आंगनवाड़ीज़ को अपग्रेड किया जाएगा टू सक्षम आंगनवाड़ीज़, ठीक है। उसके बाद हर घर नल से जल की बात करते हैं तो 60,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया ताकि हर हाउस होल्ड में हम बेसिकली जल प्रोवाइड कर सकें, पानी प्रोवाइड कर सकें। तो इसमें 3.8 करोड़ हाउस होल्ड को कवर किया जाएगा इन 2022-23। उसके बाद पीएम आवास योजना की बात करें तो इसमें भी एलोकेशन बढ़ा है, 48,000 करोड़ एलोकेट किया जाएगा ताकि 80 लाख घर और बनाए जा सकें अंडर पीएम आवास योजना। उसके बाद पीएम डिवाइन स्कीम की बात करें तो पीएम डिवाइन स्कीम किसके लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये नई स्कीम है, इसको लॉन्च किया जाएगा ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करें नॉर्थ ईस्ट में। इनिशियल एलोकेशन 1500 करोड़ का दिया गया ताकि लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ जो हैं यूथ और वुमेन के लिए उसको इम्प्रूव किया जा सके। उसके बाद वाइब्रेंट विलेजेस स्कीम की हम बात करें तो वाइब्रेंट विलेजेस स्कीम क्या करेगी, जो बॉर्डर के आसपास जो विलेजेस होते हैं ना उनको डेवलप करेगी ताकि यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे कोई एक्टिविटी होती है तो ये मतलब अगर सरकार यहाँ पे स्पेंड करेगी तो मान लो बॉर्डर पे कोई एक्टिविटी होती है, कुछ बेकार सी एक्टिविटी होती है, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पास कर सकें आर्मी को। विद स्पेस पॉपुलेशन, लिमिटेड कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर। तो बेसिकली वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम में ये है कि बॉर्डर के अलॉन्ग जो विलेजेस हैं ना, जो बहुत ही कम पॉपुलेशन पे रहते हैं, उनको क्या करेंगे, उनको डेवलप करेंगे। बैंकिंग की अगर हम बात करें तो 100% ऑफ 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस टू कम ऑन द कोर बैंकिंग सिस्टम। तो कोर बैंकिंग सिस्टम जो है वो 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस में सेटअप किया जाएगा। शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो हैं वो 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को इस्टेब्लिश करेंगे 75 डिस्ट्रिक्ट में। ई पासपोर्ट अब लॉन्च होगा। ई पासपोर्ट विद एम्बेडेड चिप एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी विल बी रोल्ड आउट। तो अभी पासपोर्ट जो है वो कैसा आता है, बुकलेट टाइप का आता है ना, छोटी सी बुकलेट टाइप का, अब वो ई पासपोर्ट आएगा। अर्बन प्लानिंग की अगर हम बात करें तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिल्डिंग बाय लॉज, टाउन प्लानिंग स्कीम्स, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो ये सब चीज़ें जो हैं टाउन की डेवलपमेंट में इम्प्लीमेंट होंगी। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी टू बी ब्रॉट आउट फॉर सेटिंग अप चार्जिंग स्टेशन एट स्केल इन अर्बन एरियाज़। तो इसमें क्या है, इसमें बेसिकली ये है कि जैसे आप देखो, आप सरकारी ईवीज़ जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उसको प्रमोट कर रही है ना, तो ईवीज़ के साथ दिक्कत यही है कि उनकी एक बैटरी चार्ज होकर ज़्यादा मतलब लॉन्ग ड्राइव के लिए नहीं है वो। आप 300 किलोमीटर में फिर आपको जो है वो बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। तो अब मान लो आप जैसे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाते हो, तो वो तो तुरंत भर जाता है ना, पर गाड़ी चार्ज होने में तो बहुत टाइम लगता है, 6 घंटा 12 घंटा इस टाइप से लगता है। तो हम वहाँ पे रह के कोई एक व्हीकल ऐसे थोड़ी कर पाएंगे। तो इसको अब अगर हमको ईवी रोल आउट करना है तो हमको कुछ तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो इसमें ये है कि आप वहाँ जाओ और आपकी बैटरी ही कोई चेंज कर देंगे और जो आपकी पुरानी बैटरी है उसको ले लेंगे और बाद में ये जो डीलर है वो अपना इसको चार्ज कर लेगा। आपको बस नॉर्मल चार्ज देना पड़ेगा वो चार्जिंग का। तो अब ये जो स्वैपिंग फैसिलिटी आप देख रहे हो, ये जो बैटरी स्वैप हो रही है, इसको हम रोल आउट करेंगे चार्जिंग स्टेशन पे। ये बोला है सरकार ने इसमें। उसके बाद लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट की बात करें तो हर लैंड को हम एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर देंगे फॉर IT बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ताकि लैंड रिकॉर्ड्स को सही से मैनेज किया जा सके। एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, इसके बारे में बात करते हैं। सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट CPACE टू बी स्टैब्लिश फॉर स्पीडी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज। तो कोई कंपनी मान लो बैंकरप्ट हो गई या किसी कंपनी को बंद होना है, तो उसकी जो वाइंडिंग अप होती है ना, उसको एक्सेलरेट करने के लिए CPACE लॉन्च किया गया है, दैट इज़ सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट। उसके बाद AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक प्रमोशन टास्क फोर्स टू बी सेटअप टू रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ दिस सेक्टर। तो गेमिंग में, विजुअल इफेक्ट्स में, एनिमेशन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इंडिया जिसमें पीछे रह रहा है। तो उसको और एक्सप्लोर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें मतलब बेसिकली और ज़्यादा पोटेंशियल रियलाइज़ करेंगे और टास्क फोर्स इस्टेब्लिश करेंगे ताकि इस सेक्टर में हम रिसर्च कर पाएँ। टेलीकॉम सेक्टर की अगर हम बात करें तो स्कीम फॉर डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग टू बी लॉन्च टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर 5G एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम।
तो 5G इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए हम टेलीकॉम सेक्टर में स्कीम लाएंगे। उसके बाद एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात करें, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट है, इसको रिप्लेस करके हम नया लेजिस्लेशन लाएंगे ताकि हम स्टेट्स को इनेबल कर पाएँ टू बी पार्टनर्स इन डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स, मतलब हब बना पाएँ एक्सपोर्ट का उनको, ताकि एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी ना, डॉलर आएगा इंडिया में। उसके बाद आत्मनिर्भर की बात करें तो हम डिफेंस में आत्मनिर्भर बनेंगे। 68% ऑफ द कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट जो है वो डिफेंस सेक्टर को दिया गया है। इनफैक्ट डिफेंस को सबसे ज़्यादा एलोकेशन दिया गया है इस बजट में, अगर आप देखोगे तो ये इंक्रीज़ हुआ है 58% से जो लास्ट ईयर था। डिफेंस की जो R&D है उसको अब हम ओपन करेंगे इंडस्ट्रीज़ के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लिए, और 25% ऑफ जो डिफेंस का बजट है वो R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाएगा। इंडिपेंडेंट नोडल अम्ब्रेला बॉडी बनेगी जो इसका पूरा ओवरव्यू देखेगी, डिफेंस सेक्टर का टेस्टिंग देखेगी, सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट सब यही अम्ब्रेला बॉडी देखेगी। सनराइज अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है R&D में इन सनराइज अपॉर्चुनिटीज़, मतलब जो अभी नई एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसका फ्यूचर बहुत है, जैसे AI हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, है ना, सेमीकंडक्टर्स, ड्रोन, स्पेस, इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट जो है वो कंट्रीब्यूशन अपना देगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। जैसे US में अगर आप देखोगे ना तो इन सब चीज़ों में बहुत खर्चा होता है, जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ होती है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब में बहुत खर्चा हो रहा है, और वर्चुअल रियलिटी, तो इंडिया को भी इन सब चीज़ों में खर्चा करने की ज़रूरत है। तो इसमें जैसे AI आ गया, अब ये पूछ सकते हैं आपको सनराइज सेक्टर्स कौन कौन से हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, जियो स्पेशल सिस्टम्स एंड ड्रोन्स आ गया, सेमीकंडक्टर्स आ गया, स्पेस इकोनॉमी आ गया, जिनोमिक्स आ गया, फार्मास्यूटिकल्स आ गया, ग्रीन एनर्जी आ गया, क्लीन मोबिलिटी सिस्टम्स आ गए। तो ये सब चीज़ें जो हैं किस में आएंगी, ये सब किस में आएंगी, सनराइज अपॉर्चुनिटीज़ में। उसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन के बारे में। तो 19,500 करोड़ का एडिशनल एलोकेशन दिया गया है प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव के लिए फॉर मैन्युफैक्चरिंग हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल्स टू मीट द गोल ऑफ 280 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड सोलर पावर बाय 2030। तो मोदी जी ने कमेंट कर दिया हमारे, है ना, कि हम इतना तो इंस्टॉल कर ही देंगे। तो 280 गीगावाट ऑफ सोलर पावर 2030 तक लाने के लिए हमको इन्होंने बजट में 19,500 करोड़ का एडिशनल एलोकेशन किया है सोलर सेक्टर के लिए। 5 to 7% बायोमास पैलेट्स टू बी को फायर्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स। तो अभी जो कोयला यूज़ होता है जलाने में, उसकी जगह अब 5 से 7 उस कोयले को रिप्लेस करके 5 से 7% कोयले को रिप्लेस करके हम बायोमास पैलेट्स का यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, इससे एक तो कार्बन डाइऑक्साइड कम एमिट होगा। कितना कम एमिट होगा, 38 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम कम एमिट करेंगे। एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा फार्मर्स को, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होंगी लोकल्स के लिए, स्टबल बर्निंग को हम टैकल कर सकते हैं इससे। उसके बाद इसमें 4 पायलट प्रोजेक्ट्स को सेटअप किया जाएगा कोयल गैसिफिकेशन के, जिसमें हम कोयल को केमिकल्स में कन्वर्ट करेंगे, जिसको हम बाद में इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा फार्मर्स को जो स्पेशली शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं, जो एग्रो फॉरेस्ट्री में एक्टिविटीज़ को टेकअप करेंगे। एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब जैसे कि आप क्रॉप ग्रो कर रहे हो, क्रॉप के बगल में आपने पेड़ लगा दिया, तो क्रॉप के साथ साथ आप पेड़ भी जब लगा रहे हो ना, मतलब फॉरेस्ट में क्या होता है, पेड़ होते हैं, और एग्रो मतलब एग्रीकल्चर में क्या होता है, क्रॉप ग्रो होती है, तो क्रॉप और पेड़ साथ में कर रहे हो एक ही लैंड ऑफ पीस ऑफ लैंड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री, है ना। उसके बाद पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो कंटिन्यू होगी, मतलब ऑब्वियसली पब्लिक इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। इससे पब्लिक इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी और डिमांड इंक्रीज़ होगी 2022-23 में। एक मिनट, हाँ, इसका आउटले क्या है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज़ होगा बाय 35.4% टू 7.5 लाख रुपीज़ इन 22-23 फ्रॉम 5.54 लाख्स इन करेंट ईयर। आउटले कितना है, 2.9% ऑफ GDP। ये एक्सपेंडिचर जो है वो कितना होगा, 2.9% ऑफ GDP। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो 10 लाख करोड़ के आसपास का है इन 22-23, दैट इज़ 4.1% ऑफ GDP। उसके बाद गिफ्ट IFSC की बात करें, व्हाट इज़ गिफ्ट, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, है ना, और IFSC क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। तो इसमें वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप करने की मंजूरी दी जाएगी, और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर होगा ताकि डिस्प्यूट्स को टाइमली सेटल किया जा सके। तो गिफ्ट सिटी में बेसिकली जो ये गिफ्ट सिटी का मकसद क्या है कि जैसे लंदन है ना, लंदन फाइनेंशियल हब है वर्ल्ड का, तो इस टाइप से बनाना है इनको गिफ्ट सिटी को। तो यहाँ पे रेगुलेशंस बहुत ईज़ हैं, ईज़िली रेगुलेशंस बहुत कम हैं, आपको जल्दी से लैंड मिल जाएगा, ज़्यादा कुछ रेड
रेड टेपिज्म नहीं है, मतलब बहुत ही ईजी रेगुलेशन है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ यहीं आके सेटअप हो कुल मिला के, और एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकें हम यहाँ इंडिया से। उसके बाद मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज की हम बात करते हैं, तो डेटा सेंटर्स एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को डेटा सेंटर्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया जाएगा। वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी invested more than 5.5 lakh crore last year facilitating one of the largest startup and growth ecosystem। तो ये तो हमने देख ही लिया है कि भाई कितना ज़्यादा स्टार्टअप बूम हुआ, यूनिकॉर्न्स इंक्रीज हो गए हैं टू 83 आई गेस 83 हो गए ना यूनिकॉर्न्स। मेजर टू बी टेकन टू हेल्प स्केल अप दिस इन्वेस्टमेंट, और हम इसको स्केल करेंगे और वेंचर कैपिटल को हम स्केल करेंगे। ब्लेंडेड फंड्स टू बी प्रमोटेड फॉर सनराइज सेक्टर्स, जो भी सनराइज सेक्टर्स की हमने बात करी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इन सब में हम ब्लेंडेड कैपिटल का प्रावधान करेंगे। ब्लेंडेड कैपिटल मैंने बताया ना आपको क्या है। उसके बाद सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है उसको इशू किया जाएगा ताकि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में हम रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर पाएँ। उसके बाद आरबीआई ने डिजिटल रुपी लॉन्च करने की बात की गई है, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल रुपी बाय आरबीआई स्टार्टिंग 2022-23। तो ये एक और न्यूज़ है। उसके बाद प्रोवाइडिंग ग्रेटर फिजिकल स्पेस टू स्टेट्स, तो स्टेट्स को मतलब थोड़ा ज़्यादा पैसा दिया जाएगा, थोड़ा ज़्यादा फिजिकल स्पेस का यही मतलब होता है, उनके पास थोड़ा टॉलरेंस होना चाहिए चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने का, मतलब पैसा ज़्यादा होना चाहिए कुल मिला के। इनहैंस आउटले फॉर स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो इसमें 10,000 करोड़ से इसको बढ़ा के 15,000 करोड़ कर दिया गया है, मतलब ज़्यादा पैसा मिलेगा स्टेट्स को इन रिवाइज एस्टिमेशन फॉर करेंट ईयर। एलोकेशन ऑफ 1 लाख करोड़ टू असेस द स्टेट्स इन कैटलाइजिंग ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स इन द इकोनॉमी। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम और पैसा देंगे, जैसे 50 साल का हम इंटरेस्ट फ्री लोन दे देंगे, जो अभी नॉर्मल स्टेट्स बोरो करते हैं ना उससे इंक्रीज़ करके 50, मतलब उससे एडिशनल देंगे हम। स्टेट्स को हम अलाउ करेंगे कि वो अपनी फिजिकल डेफिसिट 4% ऑफ जीएसडीपी कर सकते हैं, ताकि वो पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा करें, जिसमें से 0.5% सॉरी किससे लिंक्ड होगा, पावर सेक्टर रिफॉर्म से। तो पावर सेक्टर में भी उनको मतलब फोकस कर रहे हैं किस पे, पावर सेक्टर पे। तो पावर सेक्टर पे भी इनको फोकस है कि आप ज़्यादा खर्चा करो, भले ही आपका फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाए। उसके बाद आखिरी स्लाइड देख लेते हैं फिजिकल मैनेजमेंट की। बजट एस्टिमेट्स को रिवाइज कर दिया गया है, 34.83 लाख करोड़ कर दिया गया है। रिवाइज एस्टिमेट्स में अगर हम बात करें तो दैट इज़ 37.7 लाख करोड़। इसके सारे हम ना इन्फोग्राफिक्स देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ये तो हम हाईलाइट डिस्कस कर रहे हैं। टोटल एक्सपेंडिचर जो है 22-23 में वो कितना होगा, 39.45 लाख करोड़। टोटल रिसीप्ट कितनी होंगी, बोरोइंग्स को हटा के अगर हम देखें तो दैट वुड बी 22.84 लाख। ये आपको रटना नहीं है, ये ध्यान रखना, रटना नहीं है। हम इसमें ट्रेंड्स देखेंगे ना तब आपको लिंक होगा कि भाई पिछले साल के कंपैरिजन में कितना बढ़ा है, कितना कम हुआ है। ट्रेंड्स ही पूछे जाते हैं, वो नंबर आपसे कोई नहीं पूछेगा कि बताओ रिवाइज एस्टिमेट कितना है, ये सब ने कोई नहीं पूछता है। फिजिकल डेफिसिट की अगर हम बात करें तो करंट ईयर में 6.9% ऑफ द जीडीपी रहेगा एज अगेंस्ट 6.8% इन द बजट एस्टिमेट्स। फिजिकल डेफिसिट इन 2022-23 की बात करें तो इट इज़ एस्टिमेटेड एट 6.4% ऑफ द जीडीपी। तो अगले साल 6.4% ऑफ द जीडीपी जो है वो फिजिकल डेफिसिट एस्टिमेटेड है। समझ में आ गया। सो thank you so much guys. For more queries you can mail us on queries@thelaymanway.com and you can call us at 7724886251. Thank you so much. For more such courses you can log on to www.thelaymanway.com where we have a lot of free courses to offer you. Please leave us a review, the link is in the description, and explore our YouTube. Thank you so much guys. अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। Thank you so much. Bye bye and take care.